गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 में इकाई 2 कच्छ की सैर, जिनके लेखक हैं हरीश ढोलकिया। कच्छ निवासी हरीश ढोलकिया अध्यापक थे। विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले यह इकाई है कच्छ की सैर, जो उसका साहित्य प्रकार है यात्रावृत्त, जिनके लेखक है हरीश ढोलकिया। हरीश ढोलकिया का जन्म कच्छ में हुआ था। वो व्यवसाय से एक अध्यापक थे। उन्होंने कच्छ मित्र, सुखा आदि पुस्तकें लिखे। सर्जन कार्य में अंगोपग, 400 टका आनंद आदि सर्जन कार्य किए एवं उनकी रचना कच्छ यात्रा है। शिक्षण तो आपकी पहचान बन गई है, तो हरीश ढोलकिया शिक्षण तो की उनकी एक अलग पहचान बन गई थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बहुचर्चित विंग ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती में अनुवादन अगन पंख शीर्षक की किया। जो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका बहुचर्चित जो पुस्तक था विंग ऑफ फायर, उस पुस्तक का हरीश ढोलकिया जी ने गुजराती भाषा में अनुवाद किया, जिनका शीर्षक था अगन पंख नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखा। शिक्षण कार्य के आपके अनुभव, संशोधात्मक लेखन कार्य तथा पत्रात्मक आपके लेखन के क्षेत्र है। उन्होंने संशोधात्मक कार्य किया है, लेखन कार्य भी किया है, पत्रात्मक कार्य भी किया है और कई प्रकार के लेखन क्षेत्र में हरीश जी का विशेष सीफा क्षेत्र भर में उन्होंने योग्य भोग दिया है। कच्छ मित्र में आप सुरवा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। कच्छ मित्र जैसे गुजरात के विविध प्रकार के जो न्यूज़पेपर आते हैं, इस प्रकार कच्छ का जो श्रेष्ठ न्यूज़पेपर है कच्छ मित्र, उन्होंने सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगोपग, 400 टका आनंद तथा शिक्षण संबंधी साहित्य क्षेत्र वो लोकप्रिय रहे हैं। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है। जो इकाई है कच्छ की सैर, इस इकाई में हरीश जी ने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिनमें कच्छ एवं ईद गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में आपने अपनी जो संस्कृति का आदर, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्यों को विकसित किया गया है। यहाँ आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत करती है। हरीश जी ने कच्छ की सैर में इस इकाई में आपको इस तरह का कच्छ का वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में कई प्रकार के प्रवास की सैर करते हैं, लेकिन हरीश जी ने जो कच्छ की सैर इकाई यहाँ प्रस्तुत की है, कुछ अलग विचारों से की है। कच्छ के निवासी है, कच्छ का उन्होंने भलीभांति यहाँ निरूपण किया है। तो कुछ कच्छ के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। कच्छ जिला गुजरात राज्य का सबसे विस्तार की दृष्टि सबसे बड़ा जिला है। कच्छ जिले के पास 10 तहसील है। कच्छ जिले का मुख्य केंद्र भुज है। लोकेशन कच्छ उत्तर की ओर जाते हैं तो पाकिस्तान के साथ
512 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सरहद से जाने वाला एक जिला है, वो कच्छ है। पश्चिम और दक्षिण की ओर अरब सागर के साथ मिला हुआ कच्छ जिला है। उत्तर और पूर्व में राजस्थान राज्य है और बनासकांठा जिला, पाटन जिला आदि। कच्छ जिले का जो क्षेत्रफल है 45,652 चौरस किमी है, वह सबसे लंबा है। कुल कच्छ जिले की कुल बस्ती है 20,90,330। इसके बाद लिंग प्रमाण है 907, शिशुलिंग प्रमाण है 913 और वस्ती गीता है 46। सबसे कम सभी जिलों में ज्यादा है, लेकिन कच्छ जिले में वस्ती गीता बिल्कुल कम है, जो 46 पर है। साक्षरता का प्रमाण है 71.58% और स्त्री साक्षरता का दर है 61.62% एवं पुरुष साक्षरता का दर है 80.60%। ये कच्छ की कुछ जानकारी है। तो आइए अब पाठ की ओर, इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। हमारा जो भारत देश है बहुत बढ़िया देश है, विशाल देश है और इस विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत यानी कि प्रदेश है। सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। जो हमारे भारत देश के पास अलग अलग जो प्रांत यानी कि प्रदेश है, उस प्रदेश का अलग अलग महत्व एवं सौंदर्य है, सुंदरता है। गुजरात इनमें से एक अनूठा राज्य है। अनूठा यानी कि अलग, अनोखा। जो विविध प्रकार के भारत के पास जो प्रांत है, प्रदेश है, इनमें से हमारा जो गुजरात राज्य है, इनमें से एक अनूठा राज्य है, अनोखा राज्य है। सभी राज्यों से अलग, अनोखा है। गुजरात में एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात राज्य में एक विशिष्ट जिला है और जिनका नाम है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। गुजरात राज्य का सबसे अत्यंत रमणीय प्रदेश जो कोई है तो वह है कच्छ जिला। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यात्री जो पैदल चलकर जो यात्रा करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पद यात्रा बोलते हैं। लेकिन जो पद यात्रा में शामिल होते हैं, जो लोग शामिल होते हैं उसे यात्री बोलते हैं। जो यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। पौराणिक महत्व भी कच्छ का कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ के पास अनेक दर्शनीय स्थान हैं और अनेक वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम या संग्रहालय भी कह सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, गुजरात एक ऐसा राज्य है, गुजरात की गिनती हमारे भारत देश में अलग है। विश्व में हमारा भारत देश सांस्कृतिक धरोहर की एक मातृभूमि के जरिए सबसे अलग देश है। इसलिए कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। रेगिस्तान, हमारे जो कच्छ है इसमें दो प्रकार के रेगिस्तान हैं। एक है छोटा रेगिस्तान, दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। रेगिस्तान यानी कि रेतीला प्रदेश। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक है छोटा रेगिस्तान और दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। रेगिस्तान यानी कि रेगिस्तान का विरोधी शब्द होता है मैदान। यानी कि जो रेगिस्तान है, कच्छ के पास दो प्रकार के रेगिस्तान है। एक है छोटा रेगिस्तान, दूसरा है बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता।
क्योंकि रेगिस्तान है यानी कि रण, रेतीला प्रदेश, रेती कहीं नजर नहीं आती, अतः यह अनूठा रेगिस्तान है। जो कच्छ के पास जो रेगिस्तान है इसमें रेती कहीं नजर नहीं आती, इसमें इसलिए वो अनोखा रेगिस्तान है। अब बात करते हैं कच्छ की ओर। सांख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कर सकते हैं। सांख्याली जो एक कच्छ का हम प्रवेश द्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यही से आरंभ होती है। सांख्याली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं और कच्छ की यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। सांख्याली से उत्तर दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति, अब कच्छ जो सांख्याली से हम आगे बढ़ते हैं, कच्छ की यात्रा यहाँ से शुरू होती है और उत्तर दिशा की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो रापर आता है। रापर से हम धौलावीरा पहुंचते ही हमारी प्राचीन जो संस्कृति है मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। रापर से हम धौलावीरा पहुंचते हैं तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का हमें वहां स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है। 5000 वर्ष के अवशेषों का हिस्सा है मोहनजोदड़ो। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हम चकित रह जाते हैं। इनके दर्शन करके हम चकित एक अनोखा आनंद अनुभवते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। प्राचीनता में आधुनिकता, प्राचीनता यानी पुराना, आधुनिकता यानी नया। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन देखने को वहां मिलते हैं। जो हमारे 5000 वर्ष के अवशेष का हिस्सा है वो हमारे रापर से हम आगे बढ़ते हैं धौलावीरा की ओर। वहां हमारी प्राचीन संस्कृति के हम दर्शन करते हैं और उसके दर्शन देखने को वहां हमें मिलते हैं। प्राचीनता में भी आधुनिकता के दर्शन करने को हमें मिलते हैं। सांख्याली से पश्चिम की यात्रा करते बचाव नजर आता है। हम सांख्याली से पश्चिम की ओर यात्रा करते तो बचाव हमें नजर आता है, जो बड़ा गांव है। जैसे नगर, बचाव गांव है लेकिन लगता नगर जैसा है, इसलिए सांख्याली से पश्चिम की ओर यात्रा करते बचाव नजर आता है, जो बड़ा गांव है जैसे नगर। वहां से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। वहां से हम गांधीधाम भी जा सकते हैं और गांधीधाम तो आप जानते हैं औद्योगिक कारखानों का बड़ा शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। जो गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है वहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है और वहाँ सिंधी प्रजा ही रहती है। गांधीधाम आदिपुर तथा गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित हुई दिखाई देते हैं। तो गांधीधाम आदिपुर गोपालपुरी उद्योग के कारण विकसित हुई दिखाई देती है। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्नान तथा पास ही कंडला बंदरगाह का बड़ा महत्व है। आदिपुर में गांधी स्मृति का स्थान है, पास में एक बड़ा बंदरगाह जिनका नाम है कंडला। कंडला बड़ा बंदरगाह का महत्व है और जो बंदरगाह तो समुद्री जहाजों के ठहरने का स्थान, उसे बंदरगाह, जैसे आप जिस जगह पर बस ठहरती है उसे बस स्टेशन कहते हैं, जहाँ विमान ठहरते हैं उसे एयरपोर्ट घर कहते हैं। इस प्रकार समुद्री जहाजों को ठहरने का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। और कंडला गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह है और कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला का विकास जो कच्छ की और कंडला की जो प्रजा है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उनका विकास रहा है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। कंडला से दक्षिण की ओर हम जाते हैं तो भद्रेश्वर आता है और जो प्राचीन नगर है और जैनों का वो यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय
भूकंप से खंडित हुआ है। जिनालय यानी कि जैन मंदिर संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप यानी भूचाल से खंडित हुआ है। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। फिर से नव निर्माण करने का काम जोर से चल रहा है। इससे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। जो जैनों का यात्रा धाम है, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय जो भूकंप में खंडित हुआ था, उनका काम फिर से नवनिर्माण इस जैन यात्रा धाम का हो रहा है और उनका कार्य जोरों से चल रहा है और इसे आधुनिकता का भी स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील भी है। मुंद्रा एक तहसील भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों के कारण उस तहसील की जो विकासशीला की दिशा की ओर तेज आगे बढ़ती है, खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। समुद्र के किनारे मुंद्रा जो तहसील है उनका भी विकास हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। मुंद्रा में कुछ पुरानी इमारतें भी देखने को मिलती हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंचते हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा जो समुद्र के तटीय किनारे पर यात्रा करते करते हम कहाँ पहुंचते हैं? मांडवी पहुंचते हैं। मांडवी तो आप जानते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा का जन्मस्थल है और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या क्रांतिकारी के रूप में कृष्ण जी ने काम किया है और कृष्ण जी का जन्मस्थल है मांडवी। हम मांडवी पहुंचते हैं। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। मांडवी का जो बीच है वो भी अति रमणीय है, विश्व में सबसे अलग है। बड़ा प्राचीन नगर है मांडवी, एक बड़ा प्राचीन नगर है। इस शहर में राजा का महल, पवन चक्कियां तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। मांडवी के पास मांडवी एक बड़ा नगर है। इस शहर में राजा का महल है, पवन चक्कियां भी है, समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्रामीण संस्था भी है। 72 जिनालय मांडवी में 72 जिनालय। पासी बिदड़ा गांव में अंतरराष्ट्रीय अस्पताल मांडवी के पास बीच में पासी बिदड़ा गांव है जो अंतरराष्ट्रीय अस्पताल इस गांव में है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। मांडवी से हम आगे चलते हैं तो डुमरा, कोठीरा, सुघरी और जखो जैसे महत्वपूर्ण गांव है। वो गांव भी अति विकासशील है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। वहाँ जैनों की प्रजा ज्यादा रहती है और उसका प्राधान्य है। नलिया शहर तहसील केंद्र है। नलिया शहर तहसील केंद्र है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया है वो एक प्रकार का एक तहसील है। नलिया एक तहसील शहर है। यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया जो तहसील है वो हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते नारायण सरोवर आता है। नलिया से 1 घंटे की हम यात्रा करते हैं तो हमारा क्या नारायण सरोवर। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं भारत एक ऐसा देश है, भारत में कई प्रकार के देवी देवता ने जन्म लिया है, इसलिए भारत को हम देवी देवताओं का देश भी कहा जाता है। इसलिए हमारे भारत में कई प्रकार के यात्रा धाम आए हुए हैं। इसमें से जो नारायण सरोवर है, हमारे पूर्वजों ने यानी कि हमारे पूर्वजों ने बताया है कि श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा 68 सरोवर
68 तीर्थों में की थी। इस प्रकार भारत में 5 प्रकार के पवित्र सरोवर, भारत देश में विशिष्ट प्रकार के पवित्र 5 सरोवर आए हुए हैं। इनमें से एक नारायण सरोवर है। जैसे भारत के जो 5 पवित्र सरोवर है, जिनमें से एक है मानसरोवर जो तिब्बत चीन में आया हुआ है, उनकी भी यात्रा आप कर सकते हैं। दूसरा है बिंदु सरोवर जो गुजरात में पाटन सिद्धपुर में बसा हुआ है। तीसरा है नारायण सरोवर, कच्छ गुजरात में बसा हुआ है। अभी अब नारायण सरोवर की बात कर रहे हैं, वो भी नारायण सरोवर कच्छ में आया हुआ है। चौथा है पुष्कर सरोवर, राजस्थान में आया हुआ है। और पंचा सरोवर, 5वां है पंचा सरोवर, हम्पी कर्नाटक में आया हुआ है। ये 5 सरोवर इतने पवित्र है, आप एक बार अगर ये 5 सरोवरों की तीर्थ यात्रा कर लेते तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार नलिया से 1 घंटे की यात्रा करते हम नारायण सरोवर की अति प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। जो नारायण सरोवर है प्राचीन भी है, पौराणिक भी है और धार्मिक स्थान भी माना जाता है। इस स्थान को रामायण काल का भी माना जाता है। आप तो जानते हैं रामायण काल में भगवान राम और रावण की बात की गई है, तो रामायण काल का माना जाता है। वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है। जो नारायण सरोवर में एक कोटेश्वर नामक वो एक स्थल है, वो दर्शनीय मंदिर है, जहां से रावण गुजरा था। कोटेश्वर यानी कि भगवान शिव का एक बड़ा सा एक मंदिर है और माना जाता है कि कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, वहां से रावण गुजरा था। यहाँ से रावण पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। यहाँ से रामायण काल का माना जाता है और माना जाता है कि कोटेश्वर से रावण गुजरा था और रावण भगवान शिव का शिवलिंग लेकर वहां से गुजर रहा था। और जो शिवलिंग वहां पर रखता है और जिस मंदिर की रचना होती है, उस मंदिर का नाम है कोटेश्वर। वो हमारे हिंदू धर्म के लिए दर्शनीय स्थान है। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। कोटेश्वर मंदिर जो नारायण सरोवर के पास जो कोटेश्वर है, जो कोटेश्वर शिव भगवान का जो धाम है, वो पुराना और अति सुंदर माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन अति रमणीय और आकर्षण होते हैं। रामायण काल की वो कथा है कि भगवान रावण शिव का उपासक था और हिमालय की तलहटी में जाकर रावण ने भगवान शिव की पूजा की और उन्होंने एक शिवलिंग भगवान से मांग लिया कि मुझे लंका में आपकी सेवा करनी है और मुझे एक शिवलिंग दो। और शिवलिंग लेकर रावण वहां से कोटेश्वर जो नाम पड़ा है वहां से गुजरा। लेकिन देवलोक में चर्चा हुई कि अगर रावण भगवान शिव का शिवलिंग अगर लंका में ले जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए रावण एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, इसलिए जो मानसरोवर में एक गाय को बचाने के लिए वो नीचे उतरता है और नीचे उतरते ही गाय फंसी होती है और शिवलिंग वहां नदी पर नारायण सरोवर में रखता है और देवी कृपा से एक शिवलिंग के अनेकों शिवलिंग हो जाते हैं। और जो भगवान शिव ने उन्हें जो शिवलिंग दिया था वहीं पर रह जाता है और रावण वहां से दूसरा शिवलिंग लेकर चला जाता है। और जो शिवलिंग भगवान शिव ने उसे दिया था वो शिवलिंग आज कोटेश्वर मंदिर पर शामिल है और
गुजरात की कई प्रजा, विदेश की कई प्रजा और पूरे भारत वर्ष में से कई प्रजा उस शिवलिंग के दर्शन के लिए जाती है और उनका नाम है कोटेश्वर। ये बड़ा प्राचीन और दर्शनीय स्थल है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। अब नारायण सरोवर की यात्रा पूर्ण होती है, इससे आगे की ओर लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है, पुराना स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस पावन भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्ण अवस्था में होते हुए भी दर्शनीय। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्ण अवस्था में है, फिर भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, इसके बगल में पानुद्रा खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का एक केंद्र है। जो लखपत है गुरु नानक जी की चरण से बना और पावन भूमि गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध स्थान आज जीर्ण अवस्था में है, फिर भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला भी है, इनके बगल में पानुद्रा खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध भी है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह पानुद्रा केंद्र भी है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। लखपत से हम मध्य कच्छ की ओर आगे बढ़ते हैं तो हाजीपीर जो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। आप जानते हैं कि मुसलमानों का जो पैगंबर और मुसलमान अपने श्रद्धा के लिए जो दरगाह पर जाते हैं, इस प्रकार कच्छ में भी हाजीपीर की एक दरगाह है और मुसलमान भाइयों के लिए वह श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पीर की मजार है। मजार यानी कि स्मारक, स्मारक यानी कि कब्र, मजार यानी कि पीर की एक दरगाह है और मुसलमान भाई इस दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए वहां जाते हैं। मुसलमान भाइयों के लिए वह श्रद्धा का केंद्र है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। यहाँ से भी रेगिस्तान, रेतीले प्रदेश की झांकी होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है। आप रास्ते में जाते हैं तो माता का मठ जो कच्छ में अनेक प्रकार के राजुओं ने जो अपना महल बनाए थे, अपने महल और शासन किए थे, लेकिन उन्होंने की कुल देवी माँ आशापुरा का मठ, आशापुरा देवी का मठ, माता का मठ नाम से वो धार्मिक स्थान माना जाता है। और वहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा पैदल चलकर माँ आशापुरा के दर्शन के लिए माता का मठ नामक स्थान पर पैदल यात्रा करते नवरात्रि में लोग जाते हैं और भाव से भी जाते हैं और दर्शनार्थ करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। आगे नखत्राना प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। आगे नखत्राना, वहां से माता का मठ आगे की ओर बढ़ते हुए नखत्राना आता है, वो प्राकृतिक नजारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बाढ़े जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। और माता के मठ के आगे जाते हुए नखत्राना वो एक बढ़िया शहर आता है और वह प्राकृतिक नजारों का एक केंद्र है। रास्ते में हम आगे बढ़ते हैं तो तक्ष, पुरेश्वर मंदिर, बाढ़े जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान आते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब कच्छ की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। अब मैंने कहा था ना, अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने पहले ही बताया कि कच्छ का मुख्य केंद्र है भुज और भुज का वैभव देखते ही हमें पता चल जाता है कि वाकई ही
कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। भुज में देखने लायक दर्शनीय स्थल है आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। विविध प्रकार के दर्शनीय स्थल भुज में देखने को मिलते हैं और हम उसके दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। 2001 में एक भूचाल ने इसे खंडित किया। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं 26 जनवरी 2001 के दिन जो भूचाल गुजरात में आया था और गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। कच्छ में 2001 में जो भूचाल आया था, उस भूचाल ने कच्छ को खंडित किया था और विशेष तौर से भुज को भी खंडित किया था। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप से पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। 2001 में जो भूचाल आया था, भूकंप आया था, उस भूचाल ने भुज को खंडित किया था और फिर से इस शहर को नया स्वरूप दिया और फिर से उनका नवनिर्माण करके आज यह शहर बहुत बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है और बहुत बड़ा शहर बन चुका है। इसलिए भुज में आईना महल, हिल गार्डन, हमीरस तालाब, प्राग महल, स्वामीनारायण टावर, हमीरस आदि कई प्रकार के दर्शनीय स्थल है, संग्रहालय भी है आदि दर्शनीय स्थल हमें भुज में देखने को मिलते हैं। इसलिए भुज कच्छ का वैभवशाली शहर है और इस शहर के दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। भुज से उत्तर की और खाड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। अब भुज से उत्तर की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है और जो काला डूंगर है कच्छ के पास 5 प्रकार के पहाड़ है। इसमें सबसे बड़ा जो पहाड़ है वो काला डूंगर है। काला डूंगर खावड़ा की ओर से भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है और काला डूंगर पहाड़ पर चलकर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। काला डूंगर पर चढ़कर हम वहां से रेगिस्तान की जो झांकी करते हैं, उनका जो अनुभव है, अनोखा अनुभव होता है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है दर वर्ष। हर साल सरकार एवं वहां की जो प्रजा स्थानिक रहती है उनके द्वारा, जनता के द्वारा एवं सरकार के द्वारा हर साल रण में रणोत्सव रेगिस्तान में मनाए जाने वाला उत्सव हर साल सरकार एवं जनता के सपोर्ट से हर साल रेगिस्तान रेतीले प्रदेश में मनाए जाने वाला जो उत्सव होता है उसे रणोत्सव कहते हैं और रणोत्सव का हर साल सरकार आयोजन करती है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं रणोत्सव के दर्शन करने के, रणोत्सव का आनंद लेने के लिए देश विदेश से वहां लोग आते हैं। सफेद रेगिस्तान को देखने का एक आनंददायी घटना है। विद्यार्थी मित्रों, आपने कई प्रकार के रण तो देखे होंगे, लेकिन जो सफेद रण है, सफेद रण की चांदनी रात में झांकी करना एक अनोखा अनुभव आपको करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कच्छ में। और कच्छ में जाकर रणोत्सव में आपको भाग लेना होगा, रणोत्सव का आपको हिस्सा बनना होगा। सफेद रेगिस्तान की झांकी करनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रेगिस्तान, यानी रेगिस्तान सफेद रण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कच्छ में। और कच्छ में जाकर आप एक अलौकिक दुनिया में जा सकते हैं, सफेद रण की झांकी कर सकते हैं, एक आनंददायी घटना में सहभागी बन सकते हैं। अब भुज से अंजार भी जाया जाता है। आप जानते हैं अंजार आप जानते हैं विश्व भर में जेसल और तोरल की समाधि के लिए विश्व भर में
लोकप्रिय बना हुआ शहर है वो अंजार। और अंजार के जो चूड़ी और चप्पा विदेश में भी आज भी प्रचलित है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का भी परिचय होता है। अंजार के पास एक हस्तकला के लिए एक संस्था का निर्माण किया है। उस संस्था का नाम है सृजन, सर्जन करना, सृजन यानी कि सर्जन, यानी कि वहाँ की जो प्रजा है हस्तकला भरत काम करती है और कई प्रकार के काम करती है और अपना जीवन गुजारा करती है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। हस्तकला यानी कि हाथ काम, हस्त काम करने की कला। जेसर तोरल की स्मृति में मंदिर बना है। आप जानते हैं कि जेसर और तोरल की समाधि अंजार में है और उस स्मृति में याद में एक मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर पर ऐतिहासिक स्थान माना जाता है जेसर तोरल की समाधि। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम भी जा सकते हैं। यहाँ से अंजार से आप आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक संस्था से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी नामक जो स्थान आता है वहां से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। कच्छ का प्रवेश द्वार सामक्याली है तो कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? सूरजबारी से। जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती, अविस्मरणीय यानी कि जिसे हम भुला नहीं सकते, ऐसी यादें, ऐसी विस्मरणीय यादें, स्मृतियां कौन छोड़ जाती है? जो अविस्मरणीय स्मृतियां छोड़ जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आप जानते हैं और कहा जाता है कि जिसने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप दूरदर्शन केंद्र देखते हैं, टीवी पर देखते हैं तो हमारे बच्चन जी आकर कहते हैं आओ मित्र हमारे गुजरात में कुल दिन, तो वो कहते हैं तो कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जिन्होंने कच्छ नहीं देखा तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप जरूर एक बार कच्छ की मुलाकात ले और रणोत्सव में भाग ले। कच्छ गुजरात का गौरव है। कच्छ है वो गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। गुजरात का गौरव है वो क्या है? कच्छ है और दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम यानी कि शीतकाल हो या ग्रीष्मकाल हो या वर्षा ऋतु हो, किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। उनके अनुवादक है श्री महेश भाई उपाध्याय। विद्यार्थी मित्रों, आपको कच्छ की सैर में बहुत जानकारी मिली होगी। जय हिंद, जय गुजरात, जय कच्छ।